हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जस्ट लो क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट हम पढ़ चुके हैं, हिंदू मेंटेनेंस और एडॉप्शन एक्ट भी हम देख चुके हैं। आज हिंदू लॉ में ही एक नया टॉपिक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का ये एक्ट है। ये एक्ट लागू हुआ था, फोर्स में आया था 17 जून 1956 को। 17 जून 1956 को ये एक्ट लागू हुआ है। सेक्शन 1 ये कहता है कि ये एक्ट पूरे देश में यानी कि संपूर्ण भारत में अप्लाई होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले यहाँ लिखा था कि ये एक्ट जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर अप्लाई होता है, पर बाद में जम्मू कश्मीर राज्य ये टर्म्स यहां से हटा दी गई है अमेंडमेंट के द्वारा। अब ये एक्ट पूरे भारत पर लागू होता है। अब आज हम इसका सेक्शन 6 पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 6 जो कि क्या बताएगा, जो बताएगा सहदाई की संपत्ति में जो हित का न्यायगमन होता है वो कैसे होता है। यानी कि हम सेक्शन 6 में आज क्या पढ़ने वाले हैं, डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, उसमें किस तरीके से इंटरेस्ट डिवोल्यूशन होगा उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सक्सेशन एक्ट है जो ये हमारा उत्तराधिकारी अधिनियम है, ये एक्ट कहाँ लागू होता है। ये एक्ट वहां लागू होता है जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए मर जाता है। बिना वसीयत किए मर जाता है। ये इसलिए मैं जोर देके बता रही हूं कि जहां व्यक्ति वसीयत करके जाएगा वहां उसकी इच्छा होगी वो उसको वसीयत कर देगा। सपोज इट ए के पास में ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये एक जमीन है, ये पैसे हैं और ये जमीन है। अब उसके एक सन, ये 2 सन, डॉटर 1 और डॉटर 2, वाइफ, मदर और फादर, इतने लोग उससे रिलेट हैं। तो अब इसके पास जो प्रॉपर्टी है, अगर ये व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी वसीयत करके जाता है तो ये वसीयत करके अपनी प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति को जा सकता है। अगर इसने 1000 रुपए कमाए हैं और उसकी एक प्रॉपर्टी है तो वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी सारी की सारी इसको दे दे, 4 में बराबर बांट दे, 5 में बराबर बांट दे, 6 में बराबर बांट दे या 7 में बराबर बांट दे, या किसी एक को दे दे या 2 को दे दे, या इन सबको छोड़ दिया जाए। इन सबको छोड़ के वो ट्रस्ट में दे दे, वो उसकी मर्जी है। तो इसलिए हम सक्सेशन एक्ट में वो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, वो जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका क्या है, वसीयत नहीं की गई है। वसीयत नहीं की गई है, बिना वसीयत, निर्वसीयत है, जो व्यक्ति मर जाएगा उसकी प्रॉपर्टी कैसे आगे ट्रांसफर होगी वही हम इस एक्ट में पढ़ेंगे। मैंने अब आपको ये बता दिया है। तो ये मान लीजिए अब बिना वसीयत करके मर जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी वो दूसरा मैटर है। और अगर वसीयत करके जाता है तो ये चाहे उनमें से किसी एक को दे सकता है, चाहे तो वो सबको इक्वल दे सकता है, किसी को ज्यादा शेयर दे सकता है, किसी को कम दे सकता है, और अगर वो चाहे तो इनमें से किसी को भी नहीं दे, इनमें से किसी को भी ना देके और किसी थर्ड पर्सन को वो प्रॉपर्टी दे सकता है। वो इसकी खुद की इच्छा पर है। वसीयत कब अप्लाई होती है, जब व्यक्ति मर जाता है। जब तक वो जीवित है वो प्रॉपर्टी उसके पास ही रहेगी, उसके मरने के बाद ही उस वसीयत को अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है। तो हम यहाँ पे
निर्वसीयती मरने वाले लोगों की बात करेंगे जो कि बिना वसीयत किए मर गए हैं, तो वहां पर उसकी प्रॉपर्टी कैसे आगे ट्रांसफर होगी वो है। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 में आपको क्या पढ़ना है? ड्यूरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्टनर्स प्रॉपर्टी के बारे में। ये मैंने आपको उसका पहले बेस बताया है, कहीं आप वसीयत और निर्वसीयत को मिक्स करके उसको सोचने ना लग जाओ कि इसमें भी ऐसा हो जाए और उसमें भी ऐसा हो जाए। वसीयत करने वाला अगर करके जा रहा है तो वो अपनी इच्छा से करेगा, पर अगर निर्वसीयत ही मर जाता है तो कैसे होगी, ये हम अब पढ़ेंगे। सेक्शन 6 सबसे पहले तो इतना ही बोलता था कब? 20 दिसंबर 2004 तक क्या बोलता था कि जो भी प्रॉपर्टी है वो किसके पास जाएगी? उत्तरजीविता के हिसाब से सहदायिकी में जो भी प्रॉपर्टी है वो कैसे जाएगी? केवल पुत्रों के पास ही जाएगी, केवल सन के पास ही जाएगी। पर इस डेट के बाद में और 2005 के अमेंडमेंट के बाद में इस प्रॉपर्टी में पुत्री यानी कि डॉटर का भी इक्वल राइट आ चुका है। अब पुत्री भी उतना ही अंश प्राप्त करेगी जितना कि किसी पुत्र को मिलता है, यानी कि अब दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं है। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, आगे जाएगी, उत्तराधिकार में सक्सेशन में मिलेगी, वो प्रॉपर्टी उत्तरजीविता के आधार पर ना जाकर किसके आधार पर जाएगी? सहदायिकी के आधार पर जाएगी। उत्तरजीविता के आधार पर न जाकर सहदायिकी के आधार पर जाएगी। मान लीजिए एक ही अगर कोई प्रॉपर्टी है, इसका एक सन है, एक डॉटर है, एक डॉटर 2 है, यानी कि 2 बेटियां हैं और एक पुत्र है। अब अगर ये निर्वसीयत ये मर जाता है तो इस एक्ट के इस संशोधन से पहले जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो जाएगी, और अब इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी इक्वल डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी अब और कहां चली जाएगी? इसके भी बच्चों के पास जाएगी, इसके बच्चों के पास भी चली जाएगी। तो ये है 2005 के अमेंडमेंट के बाद में ये चीजें, ये जो पुत्री का अधिकार है वो भी उसके अंदर ऐड कर दिया गया था। पहले ये अधिकार उसमें नहीं दिया गया था। पर एक चीज और है कि अगर मान लीजिए 20 दिसंबर 2005 से पहले अगर किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है तो उस पर ये अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होगा। इससे पहले अगर कोई प्रॉपर्टी बांटी जा चुकी है और वो दी जा चुकी है, क्योंकि उससे पहले पुत्री का राइट नहीं था और इसके बाद में पुत्री का राइट हुआ है। अगर मान लीजिए उससे पहले पुत्रों में प्रॉपर्टी डिवाइड हो चुकी है तो इस अमेंडमेंट के बाद में कोई भी डॉटर इस जो पहले डिवाइडेशन हो चुका है, प्रॉपर्टी का जो डिवाइडेशन हो चुका है, उसको चैलेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि ये अमेंडमेंट से पहले का था। और ना ही उसको आप वॉइड ठहरा सकते हो, यानी कि वो पहले जो चेंजिंग हो चुकी है, पहले जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हो चुका है वो वैलिड ही कहा जाएगा। पर 2005 के अमेंडमेंट के बाद में जो भी प्रॉपर्टी डिवाइड होगी उसमें इक्वल शेयर होगा पुत्री का भी। अगर पुत्री नहीं है तो वहां पर मैंने जैसे बताया ये सहदायिकी के आधार पर ट्रांसफर होगा। इसका अर्थ ये है कि उत्तरजीविता के आधार पर नहीं होगा। उत्तरजीविता क्या है? सर्वाइवरशिप। मैं वो भी बता देती हूँ उत्तरजीविता का अर्थ क्या है।
मान लीजिए ए की कोई प्रॉपर्टी है, उसका सन 1 है, सन 2 है और ये सन 3 है। ए की प्रॉपर्टी, अब एक सन एक डॉटर 1 और है, प्रॉपर्टी कैसे जाएगी? 1/4 1/4। अब सर्वाइवरशिप की बात चल रही है। अब अगर मान लीजिए डॉटर 2 मर जाता है, डॉटर 2 मर जाता है, तो इसका 1/4 हिस्सा इन तीनों में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, ना कि इसके उत्तराधिकार इनहेरिटेंस को जाएगा। इसके उत्तराधिकारों को ना जाके, इन इनहेरिटेंस को ना जाके इसका हिस्सा इन तीनों में बढ़ जाएगा। तो ये तो क्या है आपका सर्वाइवरशिप। और हमें क्या करना है? हमें सहदायिकी पढ़ना है, क्योंकि जो सर्वाइवरशिप है उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। प्रॉपर्टी कैसे जाएगी? सहदायिकी के हिसाब से ही प्रॉपर्टी आगे न्यायगत होगी, न्यायगमन होगा उसका, वो आगे की तरफ बढ़ेगी। अब मान लीजिए यही सिचुएशन है और यहां पर सन 2 मर जाता है, तो इसका ये 1/4 हिस्सा किसके पास चला जाएगा? इसके सन या डॉटर जो भी है उनके पास चला जाएगा। इसकी पत्नी है तो इसकी पत्नी के पास भी चला जाएगा, ना कि इन तीनों में बटेगा। तो हम यहाँ पर यही है कि पुत्री के जो अगर हिस्सा है, अगर मान लीजिए पुत्री मर जाती है तो पुत्री का हिस्सा किसके पास चला जाएगा? पुत्री के जो भी सन या डॉटर है उनके पास में चला जाएगा, उतना हिस्सा उसके पास में चला जाएगा। प्रॉपर्टी का जो डिवाइडेशन होगा वो इस हिसाब से होगा कि मानो वो व्यक्ति जीवित है, यानी कि उसका अंश रखते हुए होगा। उसका अंश, एक की प्रॉपर्टी है, 4 बच्चे हैं, प्रॉपर्टी जब बांटने की बारी आई तो एक बच्चा मर चुका था और उसका एक सन जीवित था। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में ना बांटकर 4 हिस्सों में ही बांटी जाएगी। और कैसे बांटी जाएगी? ये मानकर बांटी जाएगी, ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये धारणा कर ली जाएगी कि ये भी जीवित है। इसको जीवित मानते हुए ही उसको 4 हिस्सों में बांटा जाएगा और उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी आगे जाएगी। तो सेक्शन 6 ये कहता है। इसके अलावा जैसे कि पहले ये था कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है और अगर पिता का कोई पवित्र ऋण, कोई पाइस लायबिलिटी है, तो वो चुकाना, उसको कंप्लीट करना पुत्रों का, ये परपोत्रों का, सन या सन के सन्स का एक ड्यूटी बनती है। तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर वो चीजें, वो पाइस लायबिलिटी को अब हटा दिया गया है, पाइस लायबिलिटी को हटा दिया गया है। पर जो ऋणदाता, जो ऋण लेने वाले हैं, जिन्होंने ऋण लिया है, वो अपना वापस मांगने के लिए उस प्रॉपर्टी में चैलेंज करने का राइट उनको अभी भी है। यानी कि वो अपना जो कर्जा है उसको वापस लेने के लिए वो उस प्रॉपर्टी में चैलेंज कर सकते हैं। वहां उसमें कोई भी, उसके ऊपर इस एक्ट के अमेंडमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये है सेक्शन 6 जो ये बताता है जहां पुत्री को इस प्रॉपर्टी में राइट मिल रहा है, तो राइट के साथ में उसको लायबिलिटी, ड्यूटीज भी आएगी, क्योंकि जहां उसको राइट, अधिकार दिए जा रहे हैं तो उसकी ड्यूटी भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसा कि पुत्र में आ रही है उस प्रॉपर्टी से लेकर, उसी हिसाब से पुत्री में भी वो ड्यूटी आ जाएगी। तो सेक्शन 6 हमारा सिर्फ यही चीजें बताता है। जो 20 दिसंबर 2004 में जो अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट आपका क्या कहलाएगा? 2005 का अमेंडमेंट कहलाएगा। इसके बाद में जो बदलाव हुए हैं वो सेक्शन 6 आपको सारा बताएगा। तो ये हमारा सेक्शन 6 यही कंप्लीट होता है। ये भी टॉपिक अपने आप में
सक्सेशन एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।